नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में। और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 11 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 10 क्लास करा चुका हूं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो दोस्तों, वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और ये 10 क्लास आप देख सकते हो। इससे अलावा हमने क्या है, यूपीएसआई के मैथ्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं लेके 1991 से 2021 तक, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी ये क्लास नंबर 11 होने वाली है और क्लास 11 का मैं आपसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, 1905, 1906, 1907, 1908। पहले के भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूँगा और 3 सेकंड का से टाइम देने के बाद आप वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत बैठ रहे हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906। अब थोड़ा-सा मुस्लिम लीग के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं भाई। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्थापना से संबंधित। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में। ढाका। आज ढाका बेशक बांग्लादेश में पहुँच गया लेकिन उस समय इंडिया में ही था। ठीक है? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक और अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन पूछता है। संस्थापक थे इसके नवाब सलीम उल्लाह खान। सलीम उल्लाह खान। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे इसके आगा खां। आगा खान या खां। मुस्लिम लीग आपको पता है कि ये कांग्रेस की तर्ज पर ही कार्य करना चाहती थी। तो जैसे कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे 1885 के बाद, ऐसे ही मुस्लिम लीग ने सोचा कि हम भी हर साल अपने अधिवेशन चलाएँगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो शुरुआत के 2 अधिवेशन हैं, वो आपके पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला अधिवेशन होगा 1907 में, कहाँ पर? कराची में, कराची। और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे इस अधिवेशन के, कराची अधिवेशन के, वो होंगे आदमजी पीर भाई। आदम जी पीर भाई। ठीक है? इससे बाद में एक अधिवेशन और आपके पेपर में पूछता है 1908 का अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, अमृतसर। और इसके अध्यक्ष बनेंगे आपके सैयद अली इमाम, सैयद अली इमाम। अभी मैंने बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी, वो कांग्रेस की कॉपी कर रही थी। जैसे कांग्रेस ने भी विदेशों में अपनी शाखा खोली थी उस समय, तो मुस्लिम लीग ने भी अपनी शाखा खोली थी कहाँ? लंदन में। लंदन में मुस्लिम लीग ने अपनी शाखा खोली और जब उसने लंदन में अपनी शाखा खोली थी, तो इसकी अध्यक्षता, यानी जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लंदन में, क्या? अधिवेशन। तो उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे, वो करेंगे अमीर अली साहब, अमीर अली। और आपको पता है कि कांग्रेस कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों कब आपस में मिलेंगे? तो आपको पता है कि 1916 में, 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल जाती है जब 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होगा कहाँ पर? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता करेंगे आपके अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार। तो इतनी चीजें आपकी परीक्षा में अगर पूछे जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। बाकी जब हम मुस्लिम लीग अलग से पढ़ाएंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें कौन कौन सी सिफारिशें थी, कब प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिंटो साहब से मिलने जाता है, इस तरीके से जितने भी फैक्ट्स आप ये पूछेंगे कभी, तो हम आपके कभी फिर से ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और बाबर। पहले के बाद ही 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप इसका राइट आंसर लगा लेंगे। आई होप आपने राइट आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी।
तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। सेकंड भी इन्हीं के बीच हुआ था। हम बात करते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। तराइन के आपको पता है कि इतिहास में 2 युद्ध होते हैं, ठीक है? तराइन का फर्स्ट बैटल और तराइन का सेकंड। किस-किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी। कब हुआ था ये? 1191 में। और सेकंड जो होगा वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होगा, वो 1192 में होगा। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। और सेकंड युद्ध में क्या है, सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत जाएगा। ये ही युद्ध निर्णायक साबित होगा दिल्ली के रास्ते खुलने के लिए। यानी मोहम्मद गोरी के रास्ते यहाँ से दिल्ली के लिए पूरी तरीके से खुल जाएँगे। फिर बाद में एक युद्ध और होता है, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, 1194 में। किस-किस के बीच? ये होगा आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद, ठीक है? इसमें जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। यानी चंदावर का युद्ध अब पूरी तरीके से सिद्ध कर देता है मोहम्मद गोरी को दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने में, ठीक है? और चंदावर आज वर्तमान काल में कहाँ है? अगर आपसे यूपी पुलिस का या यूपी से संबंधित कोई भी आप क्वेश्चन लगाते हो, तो चंदावर वर्तमान में इटावा में है और इटावा आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्राचीन काल में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, भैंस, बकरी, गाय या बैल। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन सी गाय। प्राचीन काल में अधन्या शब्द जो है, वो गाय के लिए किया गया है और कौन से काल में? तो ऋग्वेदिक काल में। कौन सा काल? ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल में ये मान्यता थी, जो अधन्या जो गाय शब्द था, अगर गाय को आप मारते हो या कोई भी चोट पहुँचाते हो, तो आपको मृत्यु दंड ही मिलेगा। मृत्युदंड या आप एक सजा और देखते हो, देश से निकाला कर दिया जाता था। देश से निकाला, यानी काला मुँह करके देश से बाहर कर दिया जाता था, अगर गाय को कोई भी नुकसान पहुँचाया जाता था या गाय को मारा जाता था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? कहाँ पर? अरब सागर में गिरने वाली। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। देखो वैसे तो गंगा सबसे लंबी नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। गोदावरी जो है वो साउथ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो नर्मदा है वो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, अर्थात पूर्व की तरफ सॉरी पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी थोड़ा-सा हम बात करते हैं नर्मदा के ऊपर। नर्मदा निकलती कहाँ है भाई? तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी, यानी इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक चोटी से है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 3 राज्यों से होकर जाएगी, यानी एमपी से निकलेगी, मध्य प्रदेश से, फिर आपकी जाएगी महाराष्ट्र, फिर जाएगी आपकी गुजरात। और गुजरात में क्या है? गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाके वहाँ जाकर ये गिर जाएगी। और आपको पता है कि ये क्या है? ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, अरब सागर। या अरब सागर ना बोलकर आपसे बोल दें कि पश्चिम की तरफ बहने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आप बता दोगे नर्मदा। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई है। 2525 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है कौन-सी? गंगा। और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। लेकिन ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी। अब क्या होगा भाई, ब्रह्मपुत्र तो 2900 किलोमीटर है और गंगा 2525 किलोमीटर है। होना तो ब्रह्मपुत्र नदी चाहिए सबसे लंबी, लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे ये चाइना चाइना, तिब्बत और इंडिया इंडिया, बांग्लादेश, इन देशों में फैली हुई है। तब जाके इसकी लेंथ कितनी है? तब जाके इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। और गंगा आपको पता है, गंगा अकेली ऐसी नदी जो इंडिया में ही प्रभावित होती है, 2525 किलोमीटर। अब गोदावरी जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, गोदावरी, गोदावरी कितनी है इसकी लेंथ? तो गोदावरी की है 1465 किलोमीटर लंबाई, 1465। और ये साउथ की सबसे लंबी नदी है, साउथ की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी।
कौन सी? गोदावरी। आपको पता है गोदावरी को ही जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा, या इसी को जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी, बूढ़ी वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, और अगर मान लो आपसे कहे यमुना की लंबाई कितनी है? यमुना अगर पेपर में आ जाए अरेंज करने के लिए, तो यमुना आपकी 1376 किलोमीटर। आपको पता है कि यमुना जो है वो गोदावरी से छोटी है, प्लस आपने भी देखा कि नर्मदा की लंबाई कितनी है। अगर आपसे अरेंज करने के लिए आए, मान लो बड़ी बड़ी नदी ना देके गोदावरी, यमुना, नर्मदा या ताप्ती ऐसी नदी दे दे, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सीलोन किस देश का पुराना नाम है? सीलोन किस देश का पुराना नाम है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेशल्स, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। बच्चे वाला क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर लगा लोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सीलोन। आपको पता है कि म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? यानी ऐसी कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। वर्मा समिति, बलवंत राय समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्मा समिति। वर्मा समिति पंचायती राज से नहीं है तो किससे है? तो वर्मा समिति का संबंध है आपके मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य कब आई थी ये? तो ये आई थी 1999 में। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य से एक समिति और आपके पेपर में पूछी जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति की सिफारिश पे आपके जो मौलिक कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ दिए गए थे। अब जो समिति आपकी बलवंत राय है, सादिक अली समिति है, अशोक मेहता है, ये पंचायती राज से संबंधित है, बल्कि कुछ जो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, वो देख लेते हैं। पहले जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति, ये सबसे पहली समिति है जो आपकी पंचायती राज से बनेगी। ये बनती है आपके 1957 में, ठीक है? और ये बताती है कि ये त्रिस्तरीय समिति है। त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश करती है, ठीक है? पंचायत राज का वास्तुकार भी जो है, वास्तुकार, वो बलवंत राय को ही कहा जाता है। अभी एक ऑप्शन में थी सादिक अली समिति। सादिक अली समिति। सादिक अली समिति कब आई थी? 1964 में। इसने जो राजस्थान है, राजस्थान 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 में पंचायती राज की वकालत की थी। पंचायती राज की वकालत सादिक अली समिति ने की थी। अभी जो ऑप्शन था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ये कब आई थी? 1977 में, 1977 में। और ये आपके बताते हैं कि पंचायत में 2 स्तर होने चाहिए, 2 स्तरीय समिति। ठीक है? ये 2 स्तरीय समिति थी आपकी। अब पंचायती राज से आपके क्वेश्चन क्या पूछता है? पंचायती राज जो आपका वो उसके लिए एक संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया इसे पंचायत को। और 24 अप्रैल इसलिए इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है किसके लिए? पंचायती राज दिवस, इसलिए इसी डेट को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है? जब इसको बनाया गया था तो क्या है, आप इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुसूची कितनी? अनुसूची, मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अनुसूची कौन सी? अनुसूची 11। और कितने विषय दिए गए थे पंचायतों को? तो पंचायतों को विषय दिए गए थे आपके 29 विषय दिए गए थे। अब कुछ चीजें, 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। लेकिन पंचायती राज को अपनाने वाला पहला कौन सा आपका? तो राजस्थान। राजस्थान। बल्कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 में ये नागौर जिले से चालू भी हुई थी। और जो सेकंड स्टेट था वो कौन सा था आपका? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत में किस अर्थव्यवस्था का प्रकार है? यानी इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या आपकी शहरी अर्थव्यवस्था। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा।
तो इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि इसमें समाजवादी और आपके पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। समाजवादी में क्या है? इसमें जो है वो सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का, ठीक है? बनाने से लेके बेचने तक। और पूंजीवादी में क्या है? प्राइवेट सेक्टर का इसमें भूमिका होती है बनाने से लेकर बेचने तक, ठीक है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं काम करती हो, अर्थात जहाँ पर सरकार सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका हो, उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एसडीजी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी सम्मिलित नहीं है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एसडीजी 1 गरीबी को खत्म करना, एसडीजी 2 शून्य भूख, एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी 4 असमानता में कमी। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी एसडीजी जो 4 है वो असमानता में कमी नहीं है, बल्कि क्या है आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। हालाँकि मैं आपको 17 के 17 एसडीजी दिखाऊँगा। पहले मैं बात करता हूँ एसडीजी। एसडीजी एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है? अर्थात सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में बोल दूँ सतत विकास लक्ष्य। कितने एसडीजी गोल है हमारे? तो हमारे एसडीजी गोल हैं 17 और इन 17 गोलों को कब तक अचीव करना है? तो 2030 तक हमें 17 के 17 गोलों को अचीव करना है, 2030 तक। लेकिन ये 17 गोल हमने कब अपनाए थे? तो 2015 में। हमने 2015 में एक इनिशिएटिव लिया था जब यूएन का यूनाइटेड नेशन की एक महासभा हुई थी, महासभा 2015 में। तब आपको पता है कि ये 17 के 17 गोल हमने वहाँ से ले लिए थे कि हम 17 गोलों को अचीव कर लेंगे 2030 तक। अभी जो आपने देखा होगा एसडीजी 4 जो आपका गलत क्वेश्चन था, तो एसडीजी 4 का संबंध है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है? जो ऑप्शन मैंने गलत डाला हुआ था वो था असमानता में कमी, असमानता में कमी। तो असमानता में कमी आपकी एसडीजी 10 हो जाएगा। एसडीजी 10 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपकी एसडीजी 4, ठीक है? अब मैं आपको 17 के 17 लक्ष्य दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो शब्द उत्पत्ति हुई है सतत विकास, सतत विकास। सतत विकास मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में। ये सतत विकास की अवधारणा स्टार्ट होती है 1992 में और ये 1992 वही 1992 है जहाँ आपका पृथ्वी सम्मेलन हो रहा होता है जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसी पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में एक शब्द आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य से। अब मैं बताऊं एजेंडा 21 का अर्थ क्या है कि 21वीं जो हमारी सदी होगी वो किस प्रकार की होगी, यानी हमारा किस प्रकार से संसाधन होंगे, किस प्रकार से हम अपनी जीवन यापन करेंगे, किस प्रकार से हम जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो हीटिंग की समस्या हो रही है उनसे किस प्रकार से निपटारा पाएंगे। अब हम देखेंगे कि 17 सतत विकास लक्ष्य आपके कौन से वो देखेंगे। 17 के 17 लक्ष्यों को देखते हैं। पहला एसडीजी 1 है आपका गरीबी उन्मूलन, 2 है आपका भूखमरी शून्य, 3 है आपका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, 4 है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 है आपका लैंगिक समानता, 6 है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, 7 है आपका सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 8 है आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास, 9 है आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10 है आपका असमानता में कमी, ये पूछा था, 11 आपका सतत शहर और समुदाय, 12 आपका जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13 है आपका जलवायु कार्यवाही, 14 है आपका पानी के नीचे का जीवन, 15 है आपका भूमि पर जीवन, 16 है आपका शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं और 17 है आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो भी आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में होते हैं, बल्कि अब छोटी मोटी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे। क्या आप मुझे बताओ आपने अंतरिक्ष से संबंधित 17 के 17 जो सस्टेनेबल लेवल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल है, क्या आपने कहीं अंतरिक्ष से संबंधित कोई बात देखी? तो भाई नहीं। यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी गोल नहीं है।
तो उसमें अंतरिक्ष का ऑप्शन था, तो अंतरिक्ष का संबंध इससे नहीं है भई। यानी एसडीजी में अंतरिक्ष की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन-सा एक गुणसूत्रीय विकार है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डाउन्स सिंड्रोम, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी, ऑप्शन डी पुष्टीय तंतु शोथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। सॉरी, इसका राइट आंसर तो मैंने बताया नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन्स सिंड्रोम के बारे में। डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम से आपकी परीक्षा में पेपर पूछा जाता रहा है। पहले तो आपको पता है कि ये एक गुणसूत्र विकार है। गुणसूत्र विकार क्या है? यानी जिसके गुणसूत्र बिगड़ जाते हैं। आप देखते हो किसी का होंठ फटा हुआ है, किसी की नाक चौड़ी है। इस तरीके से हम डाउन सिंड्रोम क्या है? एक गुणसूत्र विकार है। इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्या? ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ठीक है? और डाउन सिंड्रोम एक जन्म दोष है। एक जन्म दोष है, जन्म दोष है, जिसमें शरीर में गुणसूत्र जिसमें शरीर में शरीर में गुणसूत्र गुणसूत्र 21 की 21 की एक अतिरिक्त प्रति या कॉपी एक अतिरिक्त प्रति होती है। देखो, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा जन्म दोष है जिसमें शरीर के गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है, तो क्या है वो आपका डाउन सिंड्रोम। अभी ऊपर आपका एक ऑप्शन और था हीमोफीलिया। क्या था? हीमोफीलिया। देखो, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, आपको बस पता है कि इतना ज़्यादा समय भी नहीं है भाई। हीमोफीलिया क्या है? आपकी एक वंशानुगत रक्तस्राव है। वंशानुगत क्या है? रक्तस्राव रक्तस्राव। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अर्थात मैं यही कह सकता हूँ कि रक्त वो जमता नहीं है, वो जमता नहीं है। ठीक है? और इस हीमोफीलिया को ही आप क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्रिसमस रोग क्रिसमस रोग या इसी को ही हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। शाही रोग। शाही रोग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी को ये बीमारी हो गई थी, महारानी। ठीक है? ये विटामिन के की वजह से ये बीमारी होती है। और एक और था आपका रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी। रक्त की लाल कोशिका की कमी कोशिका की कमी। एक ऑप्शन आपका ये भी था। ये क्या है? रक्त की लाल कोशिका की कमी, यानी आरबीसी की कमी है। तो इसमें क्या होता है? जो स्किल सेल होती है जो स्किल सेल होती है स्किल सेल, वो भी एनीमिया वाली, उसमें क्या है? आपको पता है कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में भेजता है, पूरी बॉडी में ये भेजता है। लेकिन क्या है, जब रक्त की लाल कोशिका की कमी हो जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया के कारण जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता है, वो पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी हो जाती है। और एक रोग और पूछा था आपकी इसमें ऑप्शन में आपका क्या? पुटीय तंतु शोथ। पुटीय पुटीय तंतु तंतु शोथ तंतु शोथ पुटीय तंतु शोथ क्या है आपकी? एक तरीके से मैं कह दूं तो सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी, श्वसन प्रणाली और डाइजेशन सिस्टम और पाचन तंत्र पाचन तंत्र दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली पाचन, सॉरी मैंने तंत्र दे दिया, तंत्र। थोड़ी शब्दों की मिस्टेक हो सकती है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि उस हार्मोन्स को स्रावित करती है जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। थाइमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, एड्रिनल। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि, इसी को ही कहते हैं। मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि एक ही बात है। ठीक है? और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास, जो भी बॉडी के फंक्शनल होते हैं, उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन भी स्रावित होता है, जो होता है आपका जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन
ठीक है? आपने पढ़ा होगा एचजीएच, बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो एचजीएच हार्मोन्स लेते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, यानी वो ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी मसल्स में, अपनी बॉडी में। तो मसल्स में, बॉडी में ग्रोथ करने के लिए ये पिट्यूटरी ग्रंथि की क्या होती है, ये लाभदायक होती है। और जो जीएच हार्मोन्स होता है, वो एक प्रकार से पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है? हार्मोन। और आपने सुना होगा कि मैं प्रेप पर चल रहा हूँ, प्रेप। प्रेप बॉडी बिल्डर का एक शब्द होता है, तो पेप्टाइड वहीं से शब्द निकला है, प्रेपर, ठीक है? और ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है, ये स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि, ये क्या है? ये छाती में फेफड़ों के बीच होती है। छाती में फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच थाइमस ग्रंथि होती है। और आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, और डब्ल्यूबीसी में भी जो आपकी एक टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट, अर्थात जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, या मैं कह रहा हूँ कि हमें बीमार होने से बचाती है, वो कौन-सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि, जिससे क्या है, डब्ल्यूबीसी ही स्रावित होता है ना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो कराती है, वो थाइमस ग्रंथि कराती है। और पैराथायराइड क्या है? तो पैराथायराइड अगर मैं कहूँ तो ब्लड में जो है, खून में, ब्लड में आपका जो कैल्शियम होता है, ब्लड में कैल्शियम का नियंत्रण करती है। क्या? आपकी पैराथायराइड। और जो एड्रिनल है, इसी का दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, अधिवृक्क। और एड्रिनल करता क्या है? तो ये हार्मोन्स के उत्पादन में कार्य करता है। जो हमारा हार्मोन्स होते हैं, उनके उत्पादन में कार्य करती है एड्रिनल ग्रंथि। और बाकी जब हम ग्रंथियों का चैप्टर पढ़ेंगे, तो पूरी तरीके से विधिवत पढ़ेंगे। अब मैं आपके समक्ष एक क्वेश्चन, आपका होमवर्क देता हूँ। निम्न में से एल्यूमीनियम धातु का अयस्क क्या है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, आप लगा दोगे इसका राइट आंसर। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा का जो मात्रक क्या है, तो ये आपका एम्पीयर। आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों, ये थी आपके समक्ष हमारी 10 क्वेश्चन की वीडियो। आप मुझे बताओ कि ये 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज, 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज आपको कैसी लग रही है? जीएस सीरीज। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अपने चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई त्रुटि होती है, तो छोटा भाई समझ के आप मुझे माफ कर दोगे भाई। और प्लस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, ठीक है? और किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, या आप ये चाहते हो कि हम आपके समक्ष कुछ कर सकते हैं, तो आप कमेंट के आधार पर ज़रूर बताएँ भाई। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।